हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रेडियन गुरुकुल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और ये है रूट बैच, जहां पे मैं आपको रेलवे के सभी बड़े एग्जाम्स जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए एकदम रूट से यानी एकदम बेसिक से जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ। और ये है हमारे कोर्स की थर्ड क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चले। आज की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपको पता ही होगा कि जो टाइमिंग है क्लास का वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अब क्लासेस आपको टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ही मिलेंगी, बट टाइमिंग क्या रहेगा? शाम 4 बजे का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता ही है ये है रूट बैच, है ना। और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो होगा, कौन सा टॉपिक हम कवर करते हुए आ रहे हैं। प्रीवियस 2 क्लास में मैंने आपको सेल के बारे में ही बताया, सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया, और नेक्स्ट क्लास में मैंने सेल के 3 मेन पार्ट जो ऑलमोस्ट हर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे उनको डिटेल में समझाया और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए। आज की क्लास में मैं आपको जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस के बारे में भी बताऊंगी। क्या बताऊंगी? प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस के बारे में भी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ये हमारी सेल की थर्ड क्लास है, ये भी आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए लेके आती हूँ, थॉट ऑफ द डे। और आज का थॉट है, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज एंड द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट। विच मीन्स हम सबको पता है कि टाइम चलता रहता है, पास ऑन होता रहता है ना, फ्लाई कर जाता है और बहुत जल्दी गुजर भी जाता है ना। वैसे ही ये एक बुरी बात है, पर अच्छी बात यह है कि टाइम है तो किसका? आपका, है ना। आप उसके पायलट हैं, उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से यूज करना है, ये सब चीजें आपके हाथ में हैं। ठीक है, आपको पास्ट के बारे में सोच के परेशान होते रहना है या फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होना है, या फिर आज जो आपके हाथ में है, आपका आज का समय, उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप आज को अच्छा बनाओगे तो आने वाला कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी, सभी सेल ऑर्गेनेलीज, और लास्ट में मैं आपको प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस भी बताऊंगी। उसके बाद हम रेलवे के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम के लिए जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स की हेल्प से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि सेल ऑर्गेनेलीज की ज़रूरत क्या पड़ी। देखो, जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बताया था तो मैंने क्या बोला था? प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होती, या सेल की वो वाली ऑर्गेनेलीज जिनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो वही यहाँ पे बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे? जितनी भी ये सेल ऑर्गेनल्स हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस में प्रेजेंट होंगी? एक यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल आपको सभी ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, किसको छोड़ के? बैक्टीरियाज को छोड़ के। ठीक है, देखो ये यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई है एक यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। सेल मेम्ब्रेन क्या है ये आप पहले भी जान चुके हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ पे आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखा है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो नीला नीला सा जो हिस्सा है इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए हैं और ये बीच में क्या प्रेजेंट है? आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये पूरा, ये जो पूरा नीला नीला सा लाइट कलर का फ्लूइड है ये कैसा है? आपका साइटोप्लाज्म है ना। और ये 3 चीजें मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखो,
सेल ऑर्गेनल्स या सेल ऑर्गेनलीज क्यों बनी? देखो, जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम या कोई डॉग या कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स के मिलने से उसकी बॉडी बनी हुई है, बहुत सारे सेल्स ने टिश्यू बनाया, टिश्यूज ने फिर ऑर्गन बनाए, है ना। तो कॉम्प्लेक्स जैसे कि हम अगर हमारी बात करें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो रहे हैं और वो सभी फंक्शंस किसके अंदर होते हैं? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था किसके अंदर होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। अब अगर सारे फंक्शंस ऐसे ही एक ही सेल के अंदर हो जाएंगे तो वो तो सारी रिएक्शंस घुल मिल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, है ना। तो सेल ने क्या किया? सेल ने अपने अंदर डिफरेंट रीजन्स असाइन कर लिए, डिफरेंट जगह बना ली कि कुछ जगह को अलग कर दिया, इसके अंदर एक रिएक्शन होगी, कुछ दूसरी जगह को अलग कर दिया, इसके अंदर दूसरी रिएक्शन होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लें रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहीं प्लांट्स के सेल में एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट सेल में ही हो रहा है ना, ये भी आपको पता है। तो इस अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को देखते हुए चलना है। पहले आपको पर्पस समझ आया कि सेल ऑर्गेनलीज क्यों बनी है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनलीज इसलिए प्रेजेंट है ताकि सारी रिएक्शंस अलग अलग जगहों पे हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपको यही सब बातें बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चले, बात की जा रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। शुरुआत कहाँ से की गई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। सपोज ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड था। मैंने आपको ये बताया था कि उसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसकी मेम्ब्रेन से चिपकी हुई कुछ ऐसे ऐसे आपको इनफोल्डिंग्स नजर आएंगी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। ऐसे आपने कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी देखे होंगे, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स भी देखे होंगे और ऐसे फ्लैट प्लेट जैसे स्ट्रक्चर्स भी देखे होंगे, है ना। ये दोनों ही चीजें इस पूरी चीज को जो मैंने बाद में अलग से बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। ये वेसल्स की शेप में भी हो सकता है, वेसिकल्स की शेप में भी हो सकता है, ट्यूब्स जैसे ये ट्यूब्स दिख रहे हैं वैसे भी हो सकता है, या फिर ये फ्लैटेंड डिस्क की शेप में भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। कई बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो किससे जुड़ी हुई होती है? किससे जुड़ी हुई होती है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही जुड़ी हुई होती है, मतलब उसी के बहुत पास से कनेक्टेड होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर इमेज दिखाई गई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। बीच में ही आपको क्या दिखाया गया है? ये वाला रीजन क्या है? आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। बीच में ही आपको क्या दिखाया गया है? न्यूक्लियस दिखाया गया है। उसके बाद ये क्या है? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये वाला पूरा क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैम डिफरेंस क्या है? देखो ये पूरी ये जो प्लेट वाली जो डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर इतने में आपको दिख रहा है और ये जो येलो आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। पर डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER बोल सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का है, क्या दिख रहा है? ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ आपको छोटे छोटे से व्हाइट कलर के सेल्स दिख रहे हैं। सेल नहीं है, व्हाइट कलर के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? देखो पूरे पे प्रेजेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन्हीं को बोला जाता है राइबोसोम्स। पर वहीं अगर आप ध्यान से देखो, क्या इस स्मूथ वाले पे कहीं भी ऐसे छोटे छोटे से सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अपीयरेंस है वो कैसे दिखते हैं? रफ दिखते हैं, रफ से, खुरदरे से। क्यों? क्योंकि
उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, राइबोसोम्स का क्या काम होता है? राइबोसोम भी एक ऑर्गेनल ही है, पर वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसीलिए राइबोसोम आपके प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना। क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का। इसीलिए या इसी तरह आपके जो इनडायरेक्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी क्या हुआ? प्रोटीन ही बनाना हुआ, है ना, प्रोटीन बनाना ही हुआ। वहीं अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, क्योंकि उस पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्मूथ बोलेंगे, क्योंकि राइबोसोम नहीं है। और क्योंकि राइबोसोम नहीं है तो इनका काम प्रोटीन बनाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इनका काम क्या होगा? लिपिड सिंथेसिस का, लिपिड्स और फैट्स। ठीक है, लिपिड्स और फैट्स को बनाते हैं ये। ठीक है, लिपिड्स और फैट्स का सिंथेसिस करते हैं कौन? आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला रीजन। ठीक है, इतनी बात समझ आई। यही दो मेन इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी जरूरी है। अब देखो, इतनी बात समझ आई। यहाँ देखो आपको बताया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है, स्मूथ और रफ। ठीक है, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस बताए गए हैं और दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे ये भी हैं। एक ये वाला जिसे मैं मार्क कर देती हूँ येलो से। देखो अगर आपको याद हो यहाँ पे हमने क्या बनाया, इस वाले यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे राइबोसोम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया? प्रोटीन्स बनाए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया? लिपिड बनाए। ठीक है, अब अगर आपको याद हो जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी तो मैंने क्या बोला था? जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो किन दो चीज़ों से मिलके बनती है? आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है, एक लिपिड्स और दूसरा प्रोटीन से, है ना। अब क्या आपने सोचा कि ये लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ से आएंगे? हाँ, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और प्रोटीन्स बना रहे हैं, यही लिपिड्स और प्रोटीन्स मदद करते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन का बनना। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा किस काम में आती है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई सभी को? ठीक है, सब कुछ समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम आगे चलें और यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो भी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर बनी, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी कोई चीज़ बन रही होगी। और मैंने क्या बताया, जैसे ये आपका, अगर आप इस वाले डायग्राम में देखोगे, ये आपका न्यूक्लियस है और उससे एकदम जुड़ा हुआ है, उसके एकदम करीब, एकदम पास क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक किसी चीज को लाने ले जाने का काम भी कौन करेंगे? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करेंगे। ठीक है, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात आप जानते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक फंक्शन और बताया गया है, द ER ऑल्सो फंक्शंस एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो होती हैं सेल की, उन्हें परफॉर्म होने के लिए भी जगह देता है या एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कौन? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया गया जो कि मैंने वैसे ही हाईलाइट कर दिया और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे PYQ बना हुआ है। लिवर सेल की अगर हम बात करें, लिवर
लिवर होता है ना हमारी बॉडी में, एक ऑर्गन होता है लिवर, ठीक है। तो लिवर के अंदर जो सेल है, उन सेल्स है, तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। तो वहां पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, लिवर सेल्स ऑफ किसका, वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। वो सभी ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टिब्रेट्स में हम भी आते हैं और बहुत सारे जैसे काउ, डियर है ना, वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं उन सभी की बॉडी में जो लिवर सेल है उसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। किस चीज का, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, यानी कि लिवर के अंदर जो भी ड्रग्स हैं या जो भी पॉइजन्स है उन्हें बॉडी से बाहर निकालने का, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं थे, ठीक है, याद रहेगा आपको। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैंने अलग से भी लिख के आपको दे दिया है, ये बात आप याद रखना। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है, बॉडी में जो भी पॉइजन्स है, जो भी ड्रग्स है, उन सबको रिमूव आउट करवा देता है, ठीक है, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। गोल्जी अपरेटस की बात करें तो देखो ये भी एक सेल का ही स्ट्रक्चर है। मैं आपको साथ साथ पोजीशन भी बताती हुई चल रही हूँ इन इमेजेस के थ्रू। अब देखो ये है आपका न्यूक्लियस, ये जो पर्पल से बना हुआ है यहाँ लिख लेते हैं न्यूक्लियस। फिर ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। अब जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लाइट ब्लू कलर का है खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है आपका गोल्जी अपरेटस। क्या है आपका गोल्जी अपरेटस है। देखो जैसे ही रेड रेड कलर के ऐसे कुछ फोल्डिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। और सारे कैसे अरेंज है, पैरेलली अरेंज है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट है, जैसे ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हुआ उसके तुरंत बाद क्या है आपका गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये कैसे हैं, ये प्लेट्स हैं, देखो कैसे दिख रहे हैं, कुछ डिस्क या कुछ प्लेट्स दिख रही हैं जो ऐसा लग रहा है कि पैरेलली अरेंज है, एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ रही है, ये सभी कैसे हैं, पैरेलली अरेंज दिख रहे हैं। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं, हर एक को हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टर्ने। क्या बोल सकते हैं, सिस्टर्ने, ठीक है, सिस्टर्ने। इतनी बात समझ आई आपको। काम क्या है, गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है, ये काम आपको पता होना चाहिए। देखो जो भी चीज न्यूक्लियस में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रही है, याद करो अभी बताया मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बने थे, प्रोटीन्स बन रहे थे, लिपिड्स बन रहे थे, फैट्स बन रहे थे, है ना। उनको प्रोसेस करना, मतलब अगर कुछ कमी है तो उस कमी को मॉडिफाई करना, उसकी पैकेजिंग करना और फिर उसे डिस्पैच कर देना, ये तीनों काम किसके हैं, आपके गोल्जी अपरेटस के हैं। कौन कौन से काम बोले मैंने, प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और फिर उसे जिधर भी जाना है। डिस्पैच का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर कोई चीज कहाँ बनी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने लिपिड और प्रोटीन बनाए और उसे काम कहाँ करना है जाके, वो बने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बट वो अपना फंक्शन कहाँ परफॉर्म करेंगे, सेल की किसी और रीजन में भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं जहाँ भी प्रोटीन्स, लिपिड्स की या किसी और चीज की जरूरत होगी, और वहां भी जाएंगे जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास तक भी जाना है, तो उसे पहुंचाने का काम या उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास तक भेजने का काम किसका है, गोल्जी अपरेटस का है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस का है, ठीक है। तो आप इस यहाँ पे लिख सकते हो डिस्पैच करने का काम भी है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। जो चीज जैसे अभी हमने देखा था लिपिड्स बने, प्रोटीन्स बने, वो सभी गोल्जी अपरेटस में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन्स बन जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स बन जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई सभी को, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, है ना, समझ आ रहा है। अच्छा
इतनी बात क्लियर है। यही इंपॉर्टेंट था गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस का नाम गोल्जी अपरेटस क्यों है? जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है, या फर्स्ट टाइम इन्हें देखा था, उन्हीं के नाम पे रख दिया। उनका नाम क्या था? कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दे रखे हैं जिसका नाम क्या है? सिस्टर्ने। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख के भी बताया हुआ है जिसका नाम क्या है? सिस्टर्ने। और ल्यूमन मतलब ल्यूमन क्या होगा? ऑर्गेनल्स के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड मैट्रिक्स, बस। ठीक है, जैसे सेल के अंदर पाए जाने वाले को साइटोप्लाज्म कह रहे थे, वैसे ही गोल्जी अपरेटस के हर एक डिस्क के अंदर पाए जाने वाले को क्या बोलोगे आप? ल्यूमन बोलोगे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ज्यादा चीजें ध्यान आपको रखने की नीड नहीं है। ठीक है, बस ये नाम याद रखना कि उन्हें क्या कहते हैं, हर एक डिस्क को जो पैरेलली अरेंज है, सिस्टर्ने। किसमें? गोल्जी अपरेटस में सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ बताया हुआ है। देखो फ्लैटेंड सेक्स, ठीक है, ये जो भी स्ट्रक्चर्स थे फ्लैट डिस्क जैसे, इनको क्या बोल रहे हैं? फ्लैटेंड सेक्स। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन क्या है? स्टोर करके रखना जो भी चीजें बनी है आपके न्यूक्लियस में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको मॉडिफाई करना, उसकी पैकेजिंग करना, और फिर वेसिकल्स के फॉर्म में। वेसिकल मतलब देखो यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे से सर्कुलर बॉडीज के फॉर्म में बाहर निकाल देना। ठीक है, वेसिकल्स के फॉर्म में या छोटे छोटे सर्कुलर बॉडीज के फॉर्म में बाहर निकाल देना। ठीक है, गोल्जी अपरेटस, देखो आगे जाके आप एक चीज पढ़ोगे जिसका नाम होगा लाइजोसोम्स। ठीक है, लाइजोसोम्स भी एक सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनल ही है। ठीक है, जैसे गोल्जी अपरेटस एक ऑर्गेनल था, वैसे ही लाइजोसोम्स भी है, और इनका ना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है जो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अब ये जो लाइजोसोम्स है ये किससे बनते हैं? यही गोल्जी अपरेटस के प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के थ्रू बनते हैं। कैसे बनते हैं? गोल्जी अपरेटस के प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के थ्रू ही आपके लाइजोसोम्स बनते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि लाइजोसोम्स किससे बन के आए या किन्होंने बनाया, तो आपको पता होना चाहिए गोल्जी अपरेटस ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लाइजोसोम्स। ठीक है, लाइजोसोम्स कैसे होते हैं? ऐसे सर्कुलर बॉडीज होती है, जैसे ये एक पूरा दिखाया हुआ है ना आपको, ये एक लाइजोसोम दिखाया हुआ है। ठीक है, सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, सेल के अंदर ही पाए जाएंगे। खासियत क्या है? इन्हें सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों मैम सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये देखो ये वाला पॉइंट याद रखना। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब मान लो इनका मेजर फंक्शन क्या होता है कि इनकी बॉडी के मान लो सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल है जो खराब हो गया। ठीक है, कोई भी सेल ऑर्गेनल है जो खराब हो गया, अब जो खराब चीज है उसका सेल को कोई काम ही नहीं है, तो वो पड़े पड़े क्या करेगी, है ना? तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं? उस सेल ऑर्गेनल को पूरी तरह डिग्रेड कर देंगे, पूरी तरह डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उनका काम ही क्या होता है? हाइड्रोलिसिस करना, एकदम तोड़ देना, खत्म कर देना वो जो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल है उसको। कभी कभी क्या होता है, ये जो लाइजोसोम्स होते हैं, ये मान लो सेल को क्या हुई, कोई इंजरी हो गई। ठीक है, सेल में क्या हुई? इंजरी हो गई। ठीक है, सेल में कोई इंजरी हो गई, तो उस दौरान क्या होगा? ये जो लाइजोसोम्स है ये फट जाएंगे। ठीक है, ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ये बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, बर्स्ट मतलब फट जाएंगे, ऐसे खुद फट जाएंगे। अब क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, जब ये सेल के अंदर फट गया तो अल्टीमेटली क्या होगा? सेल भी फट जाएगा। ठीक है, तो ये कई बार अपने आप के सेल को ही खराब कर देते हैं, या तोड़ देते हैं, या मार देते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स कहा जा रहा है। सुसाइड कर लिया ना, खुद फटे, और जिस सेल में ये प्रेजेंट है उस सेल को भी तोड़ दिया या फाड़ दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये बनते कैसे हैं ये भी पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या फॉर्म करता है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर्म करता है, फॉर्म हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है,
और फिर वो गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, गोल्जी नहीं बनाया था, नहीं अभी हमने पीछे पढ़ा, तो गोल्जी इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा देगा और ये फिर इस तरह से एक मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, उसी को स्ट्रक्चर को हम लाइसोसोम कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। देखो लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड sac filled with digestive enzymes। digestive enzymes एक आसान शब्द रहेगा, उसी को हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोल रहे थे। ठीक है, एंजाइम्स कौन बनाता है आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा मेनली। ठीक है, और लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये बात आपको पता होनी जरूरी है। लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, ये वेस्ट डिस्पोजल, मैंने बताया ना, जो भी सेल ऑर्गेनल है जो खराब हो गई है, जिसने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया, तो उसको वेस्ट हो गया ना, वो उसको डिस्पोज कर देगा, उसको खत्म कर देगा, सिंपल। ठीक है, ये सेल को क्लीन रखने का काम करते हैं बेसिकली। और मान लो सेल के अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट, कोई बाहर से चीज अंदर आ गई जिसका सेल को काम नहीं है, उसे भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell। ठीक है, कई बार क्या होता है जब सेल डैमेज हो जाता है या चोट लग जाती है, जो मैंने बोला, उस टाइम पे ये जो लाइसोसोम है फट जाएगा, इसमें से एंजाइम निकलेंगे और फाइनली अपने खुद के सेल को ही मार देगा, इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। वाई पावर हाउस? पावर हाउस वो जगह होती है जहां पे पावर बन रही है ना, पावर बन रही है। ये भी एक ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर ही प्रेजेंट है। ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर ऐसे सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, जैसे वो हॉट डॉग में से बड़ा सा लगा के देते हैं ना, सॉसेज वैसा ही है ना शेप का। कुछ स्ट्रक्चर्स आपने कई सारे देखे होंगे, इस तरह से दूर दूर अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। पावर हाउस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो क्या है, एनर्जी जनरेशन का। क्या काम हो रहा है, एनर्जी जनरेशन का। क्या काम होता है, एनर्जी को जनरेट करने का या एनर्जी जनरेशन का काम हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो मैं आपको बता रही थी, रेस्पिरेशन का। ठीक है, रेस्पिरेशन का। और कैसा प्रोसेस होता है वो, एरोबिक। एरोबिक का क्या मतलब है मैम, एक ऐसा रिएक्शन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, तब हो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो इस तरह के प्रोसेस को या रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रिएक्शन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, एरोबिक रिएक्शन का। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन, जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वो किसका पार्ट है, वो इसी रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ग्लाइको का मतलब क्या था, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। और लाइसिस का मतलब क्या था, ब्रेक डाउन। ठीक है, बेसिकली रेस्पिरेशन में हो क्या रहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फूड है, जो हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, अब वो डाइजेस्ट होके सेल्स के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब उस ग्लूकोज को टूटना होता है ताकि आप जो भी, जैसे मैं अभी कोई काम कर रही हूँ, बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो मेरी बॉडी में एक प्रोसेस हो रहा है जिससे ये जो स्टोर्ड फूड है, ग्लूकोज, ये टूट रहा है और एनर्जी आपको मिल रही है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है वो कैसे टूटेगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट में।
पाइरुवेट में, ठीक है। पाइरुवेट एक 3 कार्बन का कंपाउंड था, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। ये रिएक्शन कहाँ होती है, अगर आपको याद हो, ये रिएक्शन हो रही थी साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या होगा, ये पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, ठीक है, एनर्जी में। अब ये एनर्जी ये इतना रिएक्शन, अब यहां से हम दूसरे पेन से बना लेते हैं, यहां से यहां तक का ये जो रिएक्शन पूरा हुआ है एनर्जी बनने का, ये कहाँ होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ रहा होगा। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, एनर्जी जनरेशन का काम कर रहा है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है जो एरोबिक है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला। मैंने लास्ट क्लास में आपको इतना बताया था, ग्लूकोज से पाइरुवेट तक बनना, ग्लूकोज से पाइरुवेट साइटोप्लाज्म में बन रहा है और पाइरुवेट से एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि ये जो एनर्जी है ये सेल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो अगर कोई आपसे बोल दे कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब हम कोई काम करने के लिए एनर्जी हमें लग रही है तो ये जो एटीपी है यही टूटता है, ये भी आगे टूटता है, ठीक है, और तब हमें एनर्जी मिलती है। तो ये इस फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर है, याद रखना, फॉर्म इस वाले फॉर्म में कहाँ स्टोर है, सेल के अंदर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है, ये वाले रिएक्शन पे भी क्वेश्चन बनता है और इस पे भी, ठीक है, रेलवे के एग्जाम्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आगे जाके देखें, यहाँ पे आपको वही रेस्पिरेशन के रिएक्शन देखो, ग्लूकोज से पाइरुवेट बना साइटोप्लाज्म के अंदर और हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी के लिए ये वाला है, पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यहाँ ये सब चीजें आप एक बार देखने के लिए देख सकते हो। जैसे ईस्ट जो होती है आपकी, ईस्ट एक फंगस है, उसके अंदर अगर आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो पाइरुवेट किस में टूट जाता है, इथेनॉल बन जाता है, मतलब एक तरह का अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, एनर्जी हर केस में बनेगी, ध्यान से देखो, ठीक है, इथेनॉल। अब ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये वही वाली रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल बन रहा था, देखो अल्कोहल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम आपने सुना होगा, अल्कोहल बनने का प्रोसेस वही है ये। वही जब आप बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है कि आपके पैरों में, हाथों में, आपको मसल्स में एक अजीब सा खिंचाव सा महसूस होता है। वो खिंचाव किस वजह से होता है, आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया। क्यों, जब हम बहुत तेजी से एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत दिन बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे मसल्स तक जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा, तो ये जो रिएक्शन है, ये नॉर्मल जो रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन था वो बदल जाएगा। मसल सेल्स में कैसा होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन जा रहा है, तो अब पाइरुवेट किस में टूटेगा, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, ठीक है। याद रखना तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली अभी के लिए आप ये वाला मेजरली याद रखो तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दे रखा है। देखो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ध्यान से देखो, एक इसकी ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है जो आपको ग्रीन कलर से दिखा रखी है पूरी, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये कैसी होती है, पोरस होती है, और ये जो अंदर वाली फोल्डेड मेम्ब्रेन है, ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पोरस होगी और अंदर वाली कुछ ऐसे ऐसे फोल्डेड मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। अब ये मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों है, फोल्डेड इसलिए है ताकि जो एटीपी बनने का प्रोसेस है, जो मैंने अभी बताया ना आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, एटीपी बनने का प्रोसेस, उसको थोड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके। नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं। और ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है इसी का नाम क्या होता है, क्रिस्टे, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। याद रखिएगा, जो आपका गोल्जी बॉडीज में था उसे हम सिस्टर्ने बोल रहे थे और ये क्या है, क्रिस्टे, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है,
इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच का स्पेस जो होगा इसको बोल देते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का स्पेस जो होगा उसे क्या बोला जाएगा? इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस, ठीक है। और वहीं अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ही बोलते हैं, है ना, मैट्रिक्स ही बोलते हैं। खासियत क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे सेल्यूलर बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अंदर ही क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है और साथ ही इनका अपना खुद का सर्कुलर डीएनए भी है, सर्कुलर डीएनए भी है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, इतनी बात समझ आई? क्लियर है? आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली ये इनर मेम्ब्रेन कैसी है देखो, उसके अंदर एंजाइम्स भी आपको दिखाए हुए हैं, अगर आप नहीं भी देखोगे चलेगा। यहाँ पे क्रिस्टे, ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर क्या है आपके? राइबोसोम्स है और एक सर्कुलर डीएनए भी होता है, जो भी कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। पावर हाउस के नाम से जाना जा रहा है, क्यों बोलते हैं मैंने बताया, 2 मेम्ब्रेन होती है, एटीपी जनरेट करने का काम है, मतलब एनर्जी बनाने का काम है सिंपली। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इतनी बात समझ आई? एटीपी को किस नाम से जाना जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो आपसे बोला जाएगा कि सेल में जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर है वो कौन सी है? एटीपी, एडीपी, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, तो आपको एटीपी को मार्क करना है और इसे नॉर्मली एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लास्टिड्स की, प्लास्टिड्स की खासियत ये है कि ये आपको किस में देखने को मिलेंगे? प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स मेनली 3 प्रकार के यहाँ पे दिखाए गए हैं। क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का नाम आपने प्लांट्स में पहले भी सुना है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? कलर देने वाले, ठीक है, जो प्लांट को डिफरेंट तरह का कलर प्रोवाइड करते हैं वो वाले प्लास्टिड्स होते हैं। और अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये कैसा प्लास्टिड है? कलरलेस, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड है। ये कैसा प्लास्टिड है? कलरलेस प्लास्टिड है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, आपने पहले भी सुना होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या देता है? क्लोरोफिल क्या देता है? प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। क्या देता है? प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है ना, आपने सुना ही होगा। वहीं अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, ये भी कलर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपने कोई रेड कलर देखा है, ऑरेंज कलर देखा है ना, येलो कलर देखा है, तो वो सभी कलर क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का। इसका फंक्शन क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं कर रहा तो ये कुछ अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है ल्यूकोप्लास्ट का? स्टोरेज का काम है। जैसे कि ये अपने अंदर प्रोटीन्स को स्टोर करेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स को, ऑयल को, स्टार्च को, ठीक है। आलू के अंदर स्टार्च होता है ना, किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। प्रोटीन्स, ऑयल, स्टार्च, फैट्स, ये सभी चीजें कहाँ स्टोर होती हैं? आपके ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई सभी को? ठीक है। यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है। किसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट? आप सभी को पता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के अंदर एक रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस नाम की, है ना, पता है ना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब, सिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब खाना बनाने का प्रोसेस ना, प्रोसेस, कुछ बनाने का प्रोसेस। तो वो कहाँ हो रहा है? आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अभी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, डिटेल्ड स्टडी की जरूरत नहीं है, बस मैंने दिखा दिया ताकि आपको पता हो। ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है।
प्लास्टिड्स के बारे में आपको सब कुछ बताया गया है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स है, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट्स या कलरलेस है, व्हाइट है या कलरलेस है। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसमें क्लोरोफिल नाम का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में, और क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल, है ना। ये सब बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को के ग्रैन्यूल्स को स्टोर करके रखना, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली क्या लिख सकते हो, क्रोमो लिख लो, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, अब क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा लिख दिया है ना, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आगे चले, यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है, ठीक है। एक स्पेशल फीचर जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। जैसे किस में प्रेजेंट थे आपके, किस में प्रेजेंट थे, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट थे ना, वैसे ही आपके क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लास्टिड्स में भी आपके डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। सेल के अंदर दो ऐसी ऑर्गेनल्स होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आपके क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स जिसमें खुद का डीएनए होगा और साथ ही साथ इनके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैक्यूल की, वैक्यूल क्या है, देखो अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं, ये आपको एक प्लांट सेल दिखा रखा है, ठीक है, प्लांट का सेल दिखा रखा है। ये सबसे बाहर डार्क ग्रीन कलर की आपको सेल वॉल दिखाई है, उसके अंदर लाइट सी, बहुत लाइट सी क्या दिखाई है, सेल मेम्ब्रेन दिखाई है। उसके बाद ये क्या है, ये आपको पूरा ये वाला न्यूक्लियस दिखा रखा है, और ये जो पूरा ऐसे ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा कुछ दिखाया हुआ है, स्पेस दिखाया है, ये क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसी सेल की किसी सेल के अंदर, वो सभी वेस्ट कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स में कम से कम 90%, ठीक है, 90%, कुछ किताबों में 50 से 70% भी लिखा रहता है, ठीक है, तो हम भी लिख लेते हैं 50 से 70% स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वैक्यूल। ये मैंने क्या बोला, एक प्लांट सेल है और इसमें देखो, ध्यान से देखो कितना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है। अब क्या ऐसा नहीं है कि वैक्यूल्स आपके एनिमल सेल में नहीं होते, एनिमल सेल में भी होते हैं, बट बहुत छोटे छोटे से, बहुत सारे छोटे छोटे से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में ज्यादा जगह ले रहे हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं वैक्यूल्स, पर बहुत छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जितना भी वेस्ट है, वाटर है, सैप है, वो सभी जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। ये पूरा आपको थ्योरेटिकली बताया गया है कि वैक्यूल का क्या काम है। जितना भी एक्सेस वाटर है या कुछ भी वेस्ट है सेल का, वो सभी जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपका वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लीनिंग वेस्ट मटेरियल एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। अच्छा, पहले हम देखते हैं, यहाँ आपको एक एनिमल सेल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। पहले हम देखते हैं, लिखेंगे बाद में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप सबसे बाहर से शुरू करोगे तो आपके एनिमल सेल में सबसे बाहरी लेयर जो होगी उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो ये सबसे बाहरी लेयर है इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही नेक्स्ट आपको जो डायग्राम दिया गया है ये है प्लांट सेल का। प्लांट सेल में ये जो सबसे बाहरी लेयर है इसे क्या बोलते हैं, सेल
वॉल बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर एक और टफ आउटर कवरिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। समझ आया? ये देखो, ये अंदर वाली यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है ना। इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो एक डिफरेंस हमें क्या पता चला, साथ साथ लिखते हैं, ठीक है। इधर लिखते हैं हम प्लांट सेल, प्लांट सेल के बारे में लिखते हैं, और इधर हम क्या लिखेंगे, एनिमल सेल लिखेंगे। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, हमने देखा सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट के लिए हम इसे टिक कर देंगे। और अगर हम एनिमल सेल में बात करें तो सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। दूसरा डिफरेंस मैंने आपको मेनली क्या बताया कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स थे, है ना, प्लास्टिड्स हमने अभी देखे, प्लास्टिड्स देखे, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या बात की, क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये आपके प्लांट सेल में होते हैं। वही अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तीसरा एक मेजर डिफरेंस क्या आएगा, प्लास्टिड्स जो कलरिंग एक ऑर्गेनल था जिसके अंदर कलर प्रेजेंट था, जो कलर प्रोवाइड कर रहे थे सेल को, वो आपके एनिमल सेल में नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, तीसरा एक मेजर डिफरेंस हमने क्या देखा था कि आपके प्लांट सेल में एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, लोकेटेड वैक्यूल है। पर क्या एनिमल सेल में था, एनिमल सेल में भी वैक्यूल है बट छोटे छोटे से हैं, ठीक है। तो वेरी स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है। अब ये तो तीन मेजर डिफरेंस हो गए, और कुछ और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपने अगर प्लांट सेल को, अगर आप इस वाले डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस क्या है, एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, ये रहा न्यूक्लियस लाल लाल सा जो बनाया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। वहीं अगर आप एनिमल सेल को देखो, या आपने एनिमल सेल देखा जिसमें जो न्यूक्लियस था वो एकदम बीच में प्रेजेंट है। वहीं अगर आप प्लांट सेल को देखो, नेक्स्ट वन इज प्लांट सेल, तो इसमें न्यूक्लियस क्या है, एक तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस तरह के डिफरेंसेस भी आप देख सकते हो। देखते हैं आपको और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिफरेंसेस बताए गए हैं, आप इन सबको पढ़ सकते हो। मेजर डिफरेंस जो थे वो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। यही मेन तीन डिफरेंस है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इतना समझ आया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। हम सभी अपने क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने आपको बोला था कि पहले थ्योरी करेंगे फिर लास्ट में क्वेश्चन, तो देखते हैं। What is the important function performed by SCR? SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन वर्टिब्रेट लिवर सेल। वर्टिब्रेट के लिवर के सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या काम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कब का है, RRC ग्रुप डी का, ठीक है, 2022 का। तो क्या लिपिड सिंथेसिस का काम है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, या कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाने का काम है, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। बताओ क्या था करेक्ट आंसर। आप पॉज करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना या बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वर्टिब्रेट्स के लिवर के सेल में, ठीक है। इतनी बात समझ आई। यहाँ पे लिवर सेल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कंसीडर्ड एज ए वियर्ड ऑर्गेनेली, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को वियर्ड क्यों कहा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, याद करो, पावर जनरेशन का, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से उसे जाना जाता है, बिकॉज दे आर द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, Which molecule is known as the energy currency of the cell? ये आपको याद होगा, मैंने बताया भी था, कौन सा था, ग्लूकोज, ADP, ATP या पायरुविक एसिड, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लिखो, इसका आंसर आप बताओगे मुझे। अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4।
Which of the following organelle is known as suicidal bags of the cell? ठीक है, suicidal bags of the cell कौन सी ऑर्गेनल को कहा जाता है? A राइबोसोम्स, B गोल्जी apparatus, C एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या D लाइसोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुसाइडल बैग्स कौन से थे आपके? लाइसोसोम्स। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एक इमेज दी गई है और आपको बताना है कि वो कौन सा, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4। अब इनमें से कौन सा वाला पॉइंट सही इंडिकेट कर रहा है उस वाले पार्ट को जिसमें प्लांट के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम एज अ होमवर्क रख सकते हैं। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं ताकि मैं इसी तरह आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और क्वेश्चंस के आंसर भी दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।